हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन की विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। इसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश एसआई व अन्य आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित करके आपको अपने छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से लगातार अद्यतन करता रह रहा हूँ। ठीक, इसी कड़ी में एक पहले मूल विधि संबंधित एक वीडियो डाला था मैंने, घरेलू हिंसा अधिनियम। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने उसे सपोर्ट दिया, एक अच्छा खासा व्यूज हुआ, जैसा कि उम्मीद कर सकते हैं। मैं अभी नया चैनल है तो हम ये नहीं कह सकते कि 1000-2000, लेकिन ठीक है, 400-500 भी हमारे लिए ठीक है। एक आप सबका प्यार रहा कि हमारे सब्सक्राइबर्स की संख्या 850 प्लस हो चुकी है। उम्मीद है जल्द ही ये 1000 भी हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा पहला माइलस्टोन होगा कि हम 1000 सब्सक्राइबर को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। एक आज जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं, मूल विधि के सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण, यदि अगर 4 आप अधिनियम उठाएंगे तो उसमें से एक होगा सूचना का अधिकार। अब ये 4 अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकते हैं? एक तो क्या हो गया सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट, दूसरा क्या है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तीसरा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, चौथा आईटी एक्ट 2005, आईटी एक्ट 2000। ठीक है, 4 जो है सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माने जाते हैं। उसी में से एक की आज मैं बात करूंगा, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये क्या है सूचना का अधिकार? ठीक है, क्या जरूरत है, पहले इसको जानते हैं कि जरूरत क्या है। देखिए, सूचना का अधिकार वो हथियार है जिसके माध्यम से आप सीधे लोक सेवक से सवाल कर सकते हैं, उसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे जनता की शासन में भागीदारी बढ़ती है। शासन में भागीदारी बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार कम होगा। लोक सेवक के मन में यह भय रहना चाहिए, ठीक है, कि जनता, ठीक है, अपने अधिकारों और अपने तरह की जुड़ी सूचनाओं को प्राप्त करने में जागरूक है। ठीक है, और वही सवाल पूछेगी हमसे कि इस रोड को बनने में या जो भी प्रक्रिया हो रही है, ये कैसे प्रक्रिया किया, कितना पैसा लगा, ये जानना हमारा हक है। ठीक है, यानी कि मूलतः जनता का शासन में भागीदारी बढ़ाने व भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता पड़ी, सूचना का अधिकार अधिनियम। बड़ी देर से आया, ठीक है, फिर भी आ गया। ठीक है, जैसा उम्मीद थी, शुरू में आना चाहिए था परंतु नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आया तब से अच्छे से काम कर रहा है। काफी हद तक सूचना के अधिकार अधिनियम ने लोक सेवक या जनप्रतिनिधियों के मन में भय भी पैदा किया है कि जनता जो है सवाल पूछेगी, जनता सवाल पूछेगी, जनता जानकारी हासिल करेगी कि मेरे क्षेत्र में ये काम हुआ है तो कैसे हुआ है, कितना पैसा लगा है, और ऐसा ही काम है तो इसकी भी क्या दिया जाए। ठीक है, इसकी स्पष्ट जवाब मिलनी चाहिए। अब इसके लिए अधिनियम बना सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, बात करें पृष्ठभूमि में तो एक बार यह भी जानिए, अनुच्छेद 19(1) में जगह सूचना प्राप्त करने का अधिकार आपको दिया गया, यानी कि एक तरह से मूल अधिकार भी है सूचना प्राप्त करना। ठीक, सूचना किसी भी तरह की हो सकती है। किसी आपका जो जन सेवक है वो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, उसके संबंध में, हालांकि ये चुनाव आयोग तो खुद ही अपनी वेबसाइट पर चस्पा कर देता है कि फला प्रत्याशी की कितनी आय है, कितने आपराधिक मामले हैं, सब कुछ चस्पा करता है ताकि जनता को पता रहे। अब ये अधिनियम सबको मजबूती देता है, अपने लोक सेवक के प्रति या जनप्रतिनिधियों के प्रति। ठीक है, बात करें आरटीआई एक्ट की। ठीक है, तो आरटीआई की पृष्ठभूमि में हुआ यूं कि 1923 में ब्रिटिश शासन ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम पारित किया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों से जुड़ी जानकारियां जनता को नहीं दी जाएगी। अधिनियम चल रहा था, देश आजाद हो गया, लेकिन ये अधिनियम चलता रहा। देश आजाद हो गया, ये अधिनियम चलता रहा, किसी ने सवाल नहीं किया। नेहरू जी का कार्यकाल बीत गया, ठीक है, आने वाले प्रधानमंत्री शास्त्री जी का भी कार्यकाल बीत गया, इंदिरा जी का कार्यकाल ही बीत रहा था। इस बीच 1975 में एक बहुचर्चित केस आपने सुना होगा, एक नाम राजनारायण का। ठीक है, 1975 में, ठीक है, यूपी स्टेट वर्सेस राजनारायण के केस में, यूपी स्टेट वर्सेस राजनारायण वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को 1978 के चुनाव में हराया था। 1978 के चुनाव में इंदिरा गांधी को हराने वाले व्यक्ति कौन थे? राजनारायण। 1977-78 के चुनाव में इन्होंने ही पराजित किया था। ठीक है, अब यूपी स्टेट वर्सेस राजनारायण के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया, निर्णय दिया कि जनता को, यानी लोक अधिकारी को अपने से जुड़ी हुई सूचनाएं जारी करने चाहिए।
ठीक है, इसी में एक मामला यह भी आया था, ठीक है, कि जो सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग भी ना करे, वही मामला आगे चल के कहीं ना कहीं ले जाएगा आपको आपातकाल तक। ठीक है, इस तरह से मामला आगे बढ़ा। ठीक है, मामला आगे बढ़ा तो लगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ होना चाहिए, सूचना का अधिकार, लेकिन सरकारें बीतती गई, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं है। 2005 में यूपीए की सरकार, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या बने, देश के प्रधानमंत्री। और उन्हीं के कार्यकाल में, ठीक है, 12 मई 2005 को यह क्या हो गया, पारित हो गया। कोई भी अधिनियम पारित होने के बाद किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा 15 जून को क्या कर दिया गया, हस्ताक्षर कर दिया गया। 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम क्या हो गया, लागू हो गया। यानी कि देश में एक सूचना का अधिकार अधिनियम क्या हो गया, लागू हो गया। जिस एक्ट की जरूरत थी वो एक्ट लग गया। कब से, ठीक है, अब इसमें जो है बहुत सारे अध्याय और धाराओं के माध्यम से इसके प्रावधानों के बारे में वर्णन दिया कि कैसे सूचना मिलेगी। ठीक है, यदि सूचना नहीं दी जाती है तो क्या दंड दिया जाएगा, लोक सेवक को दंड क्या मिलेगा, सूचना कितने समय के अंदर मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें इन धाराओं में। और कहां से सूचना में छूट भी है, कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां भी छूट देना जरूरी है। अब आप कहें कि सेना ऑपरेशन कर रही है और आपको चाहिए कि सेना ऑपरेशन कर रही है, इसका हमें जानकारी दी जाए, तो क्या ऐसी जानकारी मिलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यह देश की एकता व अखंडता सुरक्षा का सवाल है। ऐसे ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से संबंधित या ऐसा कोई भी, ठीक है, जो कि संवेदनशील मुद्दा है, वहां पर सूचना देने में क्या कर दी गई, छूट दे दी गई है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को धाराओं में विभक्त किया गया। अब याद रखिए, आप यूपीएसआई की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए पहली चीज तो ये जानना जरूरी हो गया कि कब पारित हुआ, कब हस्ताक्षर हुआ, कब लागू हो गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था आपने वो भी देखा। 19 के 1 में जो सूचना जानने का अधिकार है वो भी आपने जाना। सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार को कम करता है, ये कुछ बेसिक सी बात हो गई, ये तो जरूरी चीज है। दूसरी चीज, जहां भी दंड का प्रावधान है आपकी यूपीएसआई की परीक्षा में, वही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आयोग का भी गठन की बात होगी, इसी अधिनियमों में, इसी धाराओं में केंद्रीय सूचना आयोग की बात होगी, उनके कार्यकाल की भी बात होगी, उन्हें हटाने की भी बात होगी। यदि केंद्रीय स्तर पर है तो राज्य स्तर पर भी होगा, राज्य सूचना आयोग का भी गठन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें अलग अलग धाराओं में बताई गई हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो धाराएं। ठीक है, पहले आप इसको क्या करें, नोट कर लें। ठीक है, अगला देखते हैं कि हम धारा क्या है। ठीक है, तो आप याद रखें, जब भी आप कोई भी अधिनियम पढ़ते हैं, ठीक है, तो अधिनियम की धारा 1 हमेशा, ठीक है, अधिनियम का संक्षिप्त नाम, वह कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, इसकी बात करता है। ठीक है, धारा 2 हमेशा अधिनियम से जुड़े हुए शब्दों की परिभाषा की बात करता है। तो लोक सेवक शब्द आ गया, तो लोक सेवक की परिभाषा वही है जो आईपीसी में आप धारा 21 में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो सीधे आते हैं कहां पर, धारा 3 में। धारा 3 कहता है सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, आप इसे अच्छे से नोट भी करेंगे। ठीक, बहुत ही जरूरी है आपकी यूपीएसआई के एग्जाम के लिए, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो कैसी सूचना प्राप्त करने का अधिकार, तो यह बात याद रखें, विधिपूर्ण। अब ऐसा नहीं है कि आप सूचना मांग रहे हैं कि फला अधिकारी के कितने बच्चे हैं, कहां कहां उसकी, ठीक है, बच्चे कहां रह रहे हैं, उसके परिवार से जुड़ी जानकारी, ये विधिपूर्ण सूचना नहीं होती है। उसके विभाग से जुड़ी हुई सूचना मांगिए, उसके कार्य से जुड़ी हुई सूचना मांगिए, ये आपका अधिकार है। तो विधिपूर्ण सूचना मांगने का क्या है, अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, बात हो गई किसकी, धारा 3 की। धारा 6 क्या कहता है, सारे धारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 6 क्या कहता है, ठीक है, आवेदन कैसे करेंगे, आवेदन की प्रक्रिया। अब आवेदन यानी सूचना प्राप्त करने के लिए आपको एक 10 रुपए के स्टाम्प शुल्क के पेपर पर लिखित रूप में सूचना मांगनी होगी। ठीक है, स्टाम्प शुल्क के पेपर पर किस रूप में, लिखित रूप में हमेशा सूचना मांगनी होगी। हालांकि अब एक चीज और भी है कि या आप जो है ई माध्यम से भी, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सूचना को क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। ठीक है, कितना रुपए का शुल्क है, 10 रुपए का। कितने का, 10 रुपए का शुल्क देकर आप जो है कोई भी सूचना किसी भी लोक सेवक से मांग सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं जरा हम
ठीक है, आरटीआई आवेदन का निस्तारण की बात जानते हैं। ठीक है, ये जो आवेदन किया गया है अब उसका निस्तारण कैसे होगा, ठीक है, कितने दिनों के अंदर होगा, ठीक, बहुत ही जरूरी बात। ठीक है, धारा 7 क्या कहता है, ठीक है, आवेदन का निस्तारण। ठीक, तो आवेदन का निस्तारण सामान्य परिस्थितियों में कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, 30 डेज के अंदर होना चाहिए, 30 दिनों के अंदर। ठीक है, आवेदन का जो निस्तारण है वो 30 दिनों के अंदर आपको जवाब मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी मामला हो सकता है कि कोई फला आवेदन, फला जानकारी किसी के जीवन से जुड़ा हो, तो क्या 30 दिन तक इंतजार किया जा सकता है? नहीं। तो इसके लिए यह कहा गया यदि मामला किसी के जीवन से जुड़ा हो, यदि मामला किसी के जीवन से जुड़ा हो, तो यदि मामला किसी के जीवन से जुड़ा हो तो 48 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर मामला जीवन मरण का है तो यहां पर 48 घंटे के अंदर आपको सूचना प्राप्त होनी है। ठीक, धारा 7 इसकी बात करता है। अगला बात क्या है, धारा 8 की। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कुछ जगहों पर छूट दिया गया है, यानी सूचना, कुछ मामलों में सूचना देने से छूट, कुछ मामलों में सूचना देने से छूट। ठीक, अब कहां कहां छूट है उसका उल्लेख धारा 24 में किया गया है। ठीक है, धारा 24 में आप जानेंगे आईबी, रॉ, सीबीआई, आईबी, रॉ, सीबीआई, धारा 24 में उसका उल्लेख है। कहां कहां, सीबीआई व एकता व सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों पर, सुरक्षा से जुड़े मामलों पर यहां पर आपको सूचना नहीं मिलेगी। ठीक है, आईबी ऑपरेशन कर रही है, ठीक है, किसी देश में, ठीक, उसके जासूस या इंटेलिजेंस ब्यूरो के कोई जवान जो है काम कर रहे हैं, आप पता करें कि पाकिस्तान में मेरे कौन कौन से जो है रॉ एजेंट काम कर रहे हैं, तो क्या ये सूचना मिलनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए पहले से प्रावधान कर दिया गया कि कहीं कहीं पर इन्हें छूट देना भी क्या है, आवश्यक है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं, ठीक है, कि एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन भी कर दिया जाए। तो धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात करता है। गठन की बात, गठन, एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किसमें, धारा 12 में। कौन से मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, तो कार्मिक मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, कार्मिक मंत्रालय द्वारा। कहता है कि एक जो है मुख्य सूचना आयुक्त होगा, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, ठीक है, और साथ ही साथ 5 अन्य सूचना आयुक्त होंगे, 5 अन्य सूचना आयुक्त। अब ध्यान दें, प्रारंभ में ये 5 था, लेकिन अब ये सदस्य कितने हो गए हैं, 6। ठीक है, जो 5 अन्य सूचना आयुक्त थे अब कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, किसमें बात की गई, धारा 12 में की गई बात। ठीक है, अब बात होगी धारा 13 की। इनके कार्यकाल की बात कर लें तो कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ठीक है, धारा 13 कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो जब तक ये मिला था तब तक तो सूचना के अधिकारियों को संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन जो हालिया संशोधन हुआ इस नई सरकार ने, एनडीए सरकार ने किया, वो कह दिया कि ये जो है आयु, ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और अब यह केंद्रीय सरकार द्वारा, अब कार्यकाल कौन निर्धारित करेगा, अब यह केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ, होना भी चाहिए था, क्योंकि देखिए अधिकारियों को संरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या अपने मनपसंद से कार्य कर सकेंगे। अगर न्यायालय में काम करने वाला जज के मन में यह भय बना रहे कि सरकार मुझे जब चाहे पद से हटा देगी, तो क्या वो न्यायपूर्ण निर्णय ले सकता है। ठीक है, वैसा ही कुछ इसको भी समझिए। मैं
सरकार पे सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन एक चीज है, अधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों को जो इस प्रकार के कार्यों से जुड़े हैं, उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए कि हमें किसी सरकार का भय नहीं है, हमारा कार्यकाल पूरा होगा या साबित कदाचार होगा तो हम खुद ही पद से हट जाएंगे। लेकिन यहां केंद्रीय सरकार तय करेगी, यह एक तरह से सरकार का भय बना रहा है। ठीक है, अब यह क्या केंद्रीय, अब ये 5 वर्ष 65 वर्ष नहीं, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, चलिए, ठीक, दूसरा आधार क्या है? ठीक है, हटाने के लिए, हटाने का आधार यह है कि साबित कदाचार के आधार पर। ठीक, किसके आधार पर? साबित कदाचार के आधार पर इन्हें पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अब ये साबित कदाचार कहां पर होगा? एससी में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, वहां पर कदाचार साबित होगा तभी जो है मामला, तभी जो मामला जो है, ठीक है, इन्हें पद से क्या किया जा सकेगा? हटाया जा सकेगा। अब जैसा केंद्रीय सूचना आयोग है, वैसा ही राज्य सरकार द्वारा भी सूचना आयोग के गठन की बात की गई। ठीक है, धारा 15 में, धारा 15 किसकी बात करता है? राज्य सूचना आयोग की। ठीक, यहां पर नियुक्ति, यहां पर, ठीक है, कौन पद से हटा सकेगा? ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक, कौन करता है? राज्यपाल करता है। बस अंतर एक चीज और जान लीजिए कि वहां पर 1+5 या 6 था, अब है 1+10। अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते, अधिकतम है, ये नंबर जो है ना, ये मैक्सिमम है, यानी कि 10 से ज्यादा उप सूचना आयुक्त या उपायुक्त नहीं हो सकते। एक राज्य सूचना आयुक्त होगा, वह अधिकतम 10, अधिकतम 10 होंगे नहीं, मैक्सिमम 10 तक हो सकता है। ठीक है, जो राज्य सूचना आयोग की बात करता है। चलिए आगे देखते हैं, धारा 19। धारा 19 कह रहा है भैया सूचना नहीं मिली तब क्या करें? सूचना नहीं मिली तो अपील करिए। ठीक है, यही तो प्रक्रिया है। निर्णय नहीं आता है आगे पक्ष में तो आगे अपील करते हैं। ठीक है, सूचना न मिलने पर अपील, ये जो आयोग बना है किस लिए बना है? ताकि आपकी अपीलों को सुन सके। ठीक है, क्या करना है? अपील कहां पर? सूचना आयोग में। ठीक है, आपके, ठीक, आपने सूचना मांगी, सूचना नहीं मिली, नहीं मिली तो जाएंगे अपील करने, अपील करेंगे कहां पर? सूचना आयोग में। राज्य का मामला तो राज्य सूचना आयोग, अन्यथा, ठीक है, जो आगे जो है केंद्रीय सूचना आयोग। अगला क्या कहता है? धारा 20 क्या कहता है? ठीक है, धारा 20, ठीक है, यदि मान लीजिए अधिकारी ने सूचना समय में नहीं दिया, सूचना न देने पर लोक सेवक को दंड, लोक सेवक को दंड। ठीक है, 30 दिन तो कहा था सूचना देने के लिए, 30 दिन में भाई साहब सूचना दे नहीं पाए, या आनाकानी कर रहे हैं, जानबूझकर जो भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, सूचना नहीं दी तो दंड मिलेगा। यदि 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिली, सूचना नहीं मिली तो भाई साहब पर, यानी कि ये लोक सेवक पर, ठीक है, प्रतिदिन 250 रुपए के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन क्या हमेशा चलता रहेगा? नहीं, अधिकतम 25,000 रुपया। अधिकतम कितना? 25,000 रुपए का दंड लगेगा। 250 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 2,500, 25,000 रुपए क्या लगेगा? दंड लगेगा। अब ऐसा नहीं, इतने से बच नहीं जाएंगे, इसके बाद विभागीय कार्यवाही भी के लिए निर्देशित किया जाएगा। प्लस विभागीय कार्यवाही कि आपने सूचना समय में नहीं दिया। ठीक है, इसके लिए, ठीक, ये सारी प्रक्रिया की गई। अधिकारी को दंड मिल गया, अधिकारी कह रहे तो मेरे साथ गलत हुआ, मैं जाऊंगा कोर्ट, तो यहां पर न्यायालय के अधिकार को भी सीमित कर दिया कि ऐसे मामलों में, ठीक है, आप न्यायालय के पास नहीं जा सकते हैं। धारा 23 क्या कह रहा है? न्यायालय के अधिकारों को सीमित कर रहा है, अधिकारों पर प्रतिबंध। ठीक, कि यदि कोई अधिकारी, यदि किसी अधिकारी को इस मामले में सूचना न देने या जानबूझकर देरी करने में दंड मिला है तो इस दंड के खिलाफ वह जो है किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है। यहां पर न्यायालय के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, चलिए
ठीक, अगली बात धारा 24 पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है, जिसमें आईबी रॉ, ठीक, अखंडता से जुड़े हुए मामले, सुरक्षा के मामले, ठीक है, सीबीआई से जुड़े मामले व इस तरह के अन्य, ठीक है, एटीसी लिख दे रहा हूं, समझ जाइएगा, अन्य मामलों में इस तरह के अधिकारों को, सूचना के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी किताब पढ़ेंगे, बहुत सारा अनुच्छेद है, बहुत सारी धाराएं हैं, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो देखें, पूरा देखें, अच्छे से समझ लें, एक बार समझ लें, फिर भूलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, याद रहे कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, ठीक है, कब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, कहां पर दंड मिल रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक, इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। और यहीं पर बात यह भी जान लीजिए, दुनिया में, विश्व में सर्वप्रथम, ठीक, 1776 में स्वीडन में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। कहां पर? स्वीडन में। ठीक है, तो अधिनियम समाप्त। इतनी सी बात, आपका पक्का 1 नंबर, एक क्वेश्चन, 2.5 नंबर, अगर 40 2.5 या 400 का पेपर है आपका, तो 2.5 नंबर पक्का इसमें से फंसना है। एक, मैं खुद भी परीक्षा दिया था, मेरा भी इसमें से एक सवाल फंसा हुआ था, और मैंने यह पर लिखित परीक्षा इसकी बहुत ही अच्छे नंबरों से इसे क्वालिफाई भी किया हुआ था। ठीक है, तो आप भी अधिनियम को अच्छे से पढ़ें, समझें और नोट्स बनाएं, ताकि आपकी यूपीएसआई की मूल विधि का ये अधिनियम वाला पोर्शन, ठीक है, अच्छे से तैयार हो सके। ऐसे में आपको कुल 10 या 11, ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, पोथी या बहुत सारा नोट्स नहीं तैयार करवाना है आपसे, 10 या 11 अधिनियम पढ़ाऊंगा। उसके अलावा आपको और अन्य पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिनियम वाले सेक्शन में जो लैंगिक अधिकार आपने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने सिलेबस में देखा होगा, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, लेकिन सब उतनी चीजें आप पढ़कर, ठीक है, सब दिमाग में स्टोर नहीं कर सकते। तो उतनी चीजें पढ़ें जिससे कि लगे हाँ सवाल आना ही आना है, तो पक्का आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को भी लाइक करें, जैसा पिछले वीडियो को आपने प्यार दिया। ठीक है, मूल विधि वाले वीडियो को, इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, जिससे कि यूपीएसआई की तैयारी में, देखिए यूपीएसआई की तैयारी बहुत सारी जगहों से कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मूल विधि वाले सेक्शन को लेकर, लेकिन आपके मन में असमंजस है। ये मैं अपने बच्चों में भी देखता हूँ, जहाँ मैं भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारी जगहों पर, साथ ही अन्य लोग जो मुझसे करियर काउंसलिंग से संबंधित जुड़ी हुई सूचना लेकर आते हैं, उनके मन में भी ये इस चीज़ को लेकर हमेशा सवाल रहता है कि सर मूल विधि कैसे पढ़ें, ये कैसे इतनी सारी आईपीसी की धाराएं याद होंगी, इतने सारे अधिनियम कैसे कवर किया जाएगा, क्या अधिनियम की बस डेट का याद करने से हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लेकर मन में व्याप्त असमंजस को समाप्त करिए, हमारे वीडियोज को देखिए, ठीक है, अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट करिए। धन्यवाद।